मैं अभय मिश्रा सर को बुलाना चाहूँगी, जो कि हमारे सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से उन्होंने पीएचडी करी है और वह सोशल जस्टिस या माइनॉरिटी इश्यूज पे पढ़ते लिखते आ रहे हैं। तो मैं अब उनका स्वागत करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि फूलन देवी के ऊपर मैं कुछ बोले। लगा ले रहा हूँ थोड़ा ऊपर कर दो इसको। सबसे पहले समाजवादी छात्र सभा के जो भी हमारे साथी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फूलन देवी जैसी एक अहम शख्सियत, एक समाज के शोषण के ख़िलाफ़ लड़ने वाली महिला को आज यहाँ उनके 61st यानी 61वें जन्म दिवस के मौके पे उनको याद करने के लिए इस आयोजन का एहतमाम किया है। किसी भी स्पीकर्स के लिए बोलना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन किसी भी संगठन को चलाना और इस तरह की तैयारी करना उस स्पीकर की उपलब्धि जो है, जो उसका योगदान है, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो भी हमारे साथी हैं मैं उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फूलन देवी जी के बारे में मेरे से पहले मेरे साथी ने उनकी ज़िंदगी का कुछ न कुछ खाका आपके सामने पेश कर दिया। फूलन देवी के ऊपर कुछ किताबें हैं, उसमें से एक किताब जो है वो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसको फूलन देवी के साथ साथ में 2 ऑथर मैरी थेरेसे और पॉल रामबेली ने मिलके फूलन जी की जो बातें थीं उनको उन लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए एक किताब लिखी, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन्स अमेजिंग जर्नी फ्रॉम पीजेंट टू इंटरनेशनल लेजेंड। ये किताब 2003 में आई है। तो ये किताब के अंदर में अच्छी बात ये है कि ये किताब फूलन जी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो जो कुछ भी कहती थी उन बातों को लोग सुनते थे और उसको टाइप कर लेते थे या लिख लेते थे और फिर बाद में फूलन जी को सुनाई जाती थी वो बातें, और फिर उसमें वो तरमीम भी करती थी, बदलाव भी करती थी, और हर पेज के ऊपर फूलन जी का सिग्नेचर भी है। तो ये किताब आप एक तरह से ऑथेंटिक मान सकते हैं। इस किताब में जो कि ईजिली अवेलेबल है, मेरे पास PDF भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। पता नहीं हिंदी में आई है कि नहीं, हिंदी में भी आनी चाहिए किताब। इस किताब में एक बात, बहुत ही दिलचस्प बात ऑथर ये कह रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि फूलन देवी जी शायद उत्तर प्रदेश के सैकड़ों साल के जो डकैती का जो इतिहास है उसमें शायद तीसरी डकैत नेता या डकैत लीडर थी। तो ये बात फैक्चुअली बिल्कुल सही है। किताब का टाइटल है बैंडिट क्वीन, ये भी एक तरह से सही है। बैंडिट को आप अंग्रेज़ी में गूगल कीजिए सर, तो अंग्रेज़ी में क्या बात आती है बैंडिट के बारे में? थिप। ये चोर और ये लुटेरे लोग जो हथियार के ज़ोर पे लोगों का माल छीन लेते हैं। मुझे लगता है कि किताब जो है उसका एक टाइटल रखना पब्लिशर की एक मजबूरी होती है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन फूलन देवी जी को बैंडिट क्वीन कहना
मुझे लगता है कि उनका जो आंदोलन है उसको भी सही तरह से उसका आकलन नहीं हो पाता है। बैंडिट वो कोई सामान लूट नहीं रही थी, वो किसी का सामान छीन नहीं रही थी, बल्कि उनकी इज्जत, उनकी इंसानियत, उनकी महिलापन, उनके समाज के लोगों का जो इज्जत है, जो उनके जीने का जो अधिकार है, उसको ये जातिवादी समाज छीन रहा है। तो बैंडिट जो हैं वो लूटने वाले हुए, उस लूट के खिलाफ लड़ने वाले रेबेल हुए। तो मुझे ये लगता है कि जो वंचितों की जो लड़ाई है उसमें हमें अपने शोषण के बारे में ज़रूर लिखना है, जो भी शोषण होता है, लेकिन शोषण की कहानी ही कह के अगर आप रुक गए तो वो कहानी आधी कहानी है, वो कहानी पूरी नहीं हुई। संघर्ष की कहानी को भी आपको लिखना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर आज पब्लिशर होता या मुझे किताब लिखनी होती तो मैं कहता फूलन देवी बैंडेड क्वीन नहीं, डाकुओं की महारानी नहीं, बल्कि इटर्नल रेबेल, जो हमेशा जो विद्रोह कर रही है, और वो विद्रोह अपने लाभ के लिए नहीं कर रही है, किसी नेता से टिकट पाने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि उसके स्वभाव में विद्रोह है। जहाँ कहीं पर भी उसको असमानता, जहाँ कभी भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये मेरी राय थी, मेरा एक कमेंट था, क्योंकि सर जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भी कुछ काम करता है। वो बैंडिट क्वीन हैं फैक्चुअली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट, क्योंकि कहा गया है कि वो तीसरी डाकू की लीडर थी उत्तर प्रदेश के इतने बड़े इतिहास में। और जब विक्रम मल्लाह जी के साथ वो गैंग में जब आती हैं तो वो जो एक महिलाओं के बारे में होता है ना, आजकल भी हमारे नेता हर बात पे कहते हैं कि आप चूड़ियाँ पहन लो, तो तुम लोग घर में घुस जाओ, तुम्हारे अंदर में मर्दानगी नहीं है। फूलन देवी ने दिखाया कि मर्दानगी उनके अंदर में, तथाकथित मर्दानगी, और उस मर्दानगी का मतलब आपको लगता है कि ताकत और घोड़े पे चढ़ना और दौड़ना और लड़ाई करना और बंदूक चलाना है, और तो उसमें फूलन देवी जी भी किसी से कम नहीं है। तो मुझे लगता है वो एक रेबल थी। अब देखिए बहुत ही अफसोस की बात है सर कि इस देश में जो सवर्ण के द्वारा नेतृत्व वाली जो मीडिया है वो भी फूलन देवी को एक खास तरह से उनका कैरेक्टर बनाने की कोशिश करता है कि वो डाकू थी, तो वो लुटेरा थी, तो किसी जातियों के लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। और यहाँ तक सर कि JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ नारीवाद करके एक चर्चा चलती है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं फेमिनिज़म। तो हमारे यहाँ भी जो नारीवाद के ऊपर जो लिखने वाले और पढ़ने वाले और लेक्चर देने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने कभी फूलन देवी जी की बायोग्राफी को अपने निसाब में, अपने सिलेबस में नहीं लगाया। मुझे ज्ञात नहीं है कहीं लगा है कि नहीं, लेकिन जो यूरोप में कोई ऐसी महिला आंदोलन से जुड़ी हुई कोई हो तो उनका, या कोई ऊंची जाति की कोई ऐसी महिला हो तो उनकी किताब को पढ़ाने में ये लोग बहुत आसानी से उसको यूज़ करते हैं। उस कंटेंट को क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो देसी लोगों से उनको प्रेम नहीं और विदेशी राइटर से उनको प्रेम है। वो चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके समाज में घटित जो अन्याय के खिलाफ बोले उसको दूर करो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जो सवर्ण जाति के लोग गले से नहीं लगाते हैं, अगर यही बाबा साहब अम्बेडकर कहीं अरब में पैदा हुए होते तो शायद उनको इतनी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये आपके घर के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नारीवाद का भी जो विमर्श चल रहा है, वो नारीवाद का भी विमर्श जो है वो भी एक तरह से पूरी तरह से ये मजबूत डिबेट नहीं है। वंचितों को कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये महिलाओं को भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसकी वजह क्यों है समझ लीजिए। यहाँ पे जो कॉलेज में MA MPhil BA के बच्चे हैं, जो नारीवादी जो लोग हैं, जो सवर्ण नारीवादी अगर उनको मैं कहूँ, ये लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक ही बात करते हैं। महिलाएं कितनी कॉलेज में हैं, महिलाएं कितनी यूनिवर्सिटी में हैं, महिलाएं इस इदारे में कहाँ कितनी हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि सारी महिलाएं एक बराबर नहीं होती हैं। कितनी घटनाएं आपको सवर्ण महिलाओं की मिलती है कि उनके ऊपर गांव में हमला होता है, और कितनी घटनाएं आपको दलित और पिछड़े और आदिवासी महिलाओं की होती है जिनके ऊपर आपको हमला किया जाता है। तो वो महिलाओं को भी एक होमोजीनियस तरीके से देखना चाहती हैं, और महिलाओं के अंदर में कास्ट, क्लास,
के बेसिस पे जो डिफरेंसेस है उसको देखना नहीं चाहती हैं, और जाति के सवाल को लोग दबाता है। सर आप बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग को देखिए, उन्होंने कहा है कि महिला भी शूद्र है, ऊंची जाति की महिला भी अपने समाज में बराबरी नहीं पाती है। मैं जब फूलन जी की बायोग्राफी पढ़ रहा था तो जब उनकी शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई, एक तरह का बच्चा विवाह ही मान लीजिए उनको, तो वहाँ उनको क्या किया गया, वो खेलना चाहती हैं लेकिन खेलने से रोका जा रहा है, उनको घर में बंद कर दिया जा रहा है, कोठरी में बंद कर दिया जा रहा है। ये चीज़ क्या सवर्ण लोगों के घर में नहीं है? गाँव के अंदर में जाके देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे परिवार के पास में ही मैंने देखा, या मेरे परिवार में ही देखी, मेरी माता जी और मेरे घर के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। मेरे परिवार के अंदर में मैंने देखा है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, कि जब उनकी बहू घर के अंदर रहती हैं और उनकी जो सास हैं जब बाहर आना होता है तो गेट को लॉक कर देती हैं। तो महिलाओं की पूरी मूवमेंट, उनका आना जाना, उनका बोलना, उनका बतियाना, उनका पढ़ना लिखना तो दूर की बात, सबके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कंट्रोल सवर्ण समाज में ज़्यादा है, इसलिए महिलाओं की हालत सवर्णों की भी बेहतर नहीं है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। ये बात अंबेडकर जी ने राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन में कहा कि महिलाओं की, सवर्ण महिलाओं की भी हालत सही नहीं है। राम मनोहर लोहिया को लीजिए, पेरियार को लीजिए, वो भी ये बात बार बार कर रहे हैं कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करने की कोशिश ये मर्द समाज करता है। यानी जाति जो है वो महिलाओं के सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की वजह से ही बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अंतर जातीय विवाह जब तक नहीं होगा और अंतर जातीय शादी नहीं होगी, आप जाति को नहीं तोड़ सकते हैं। आज लव जिहाद क्या है? लव जिहाद आपको ऊपर से हिंदू मुसलमान का मामला दिखता है, एक लेवल तक वो हिंदू मुसलमान का मसला है, लेकिन असल में लव जिहाद एक जात का भी क्वेश्चन है। मैं अपने गांव के अंदर जाता हूं तो मैं सुनता हूं सवर्ण लोगों के बीच में ये बातें कि सवर्ण जातियों की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर जो अवर्ण जाति के जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट और ओबीसी के लड़के हैं, वो उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं, हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की अफवाह कौन फैला रहा है? वो अफवाह इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि महिलाओं को आप कोठरी के अंदर में कैद करने के लिए, उसको पढ़ाई छुड़ाने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार हो जाए। तो फूलन जी की जो लड़ाई है, ये सिर्फ, इससे न सिर्फ पिछड़ी जातियों के और दलित और बहुजन समाज के महिलाओं के लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा, बल्कि इसके लिए सवर्ण जाति के महिलाओं का भी मुक्ति का द्वार खुलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि फूलन जी को कहा जाता है कि ये ऊंची जाति के खिलाफ थी, तो ये खास जाति के लोगों को उन्होंने कत्ल किया और उनके खिलाफ बदला लिया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इसीलिए इस जेएनयू जैसे तथाकथित सर प्रगतिशील संगठन, प्रगतिशील यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी जो छात्र संगठन है वो फूलन जी के ऊपर प्रोग्राम नहीं कराना चाहते। उनको लगता है क्या पता कुछ स्वर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग हमसे नाराज हो जाएं, हमारी पार्टी के कैडर से निकल जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी छात्र सभा ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये अपील करना चाहता हूं कि फूलन जी को पढ़िए, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, तमाम भाषाओं में कीजिए, और एक कोर्स का हिस्सा होना चाहिए सर। ये प्राइमरी स्कूल के कोर्स में भी इसके चैप्टर निकाल के इसको डालना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए फूलन जी की लाइफ के बारे में, आपको खुद पता चलेगा कि उन्होंने किन किन से पंगा नहीं लिया। उन्होंने सवर्णों से ही सिर्फ पंगा नहीं लिया, और सवर्णों से पंगा लिया तो सवर्ण जाति में पैदा हुए लोगों से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। अगर सवर्ण समाज में कोई व्यक्ति, कोई दबंग है, कोई जमींदार है, और वो क्या करेगा, किसी महिला को पकड़ लेगा, उसका हाथ बांध देगा, उसकी इज्जत पे हमला करेगा, तो क्या उसको महान कहना चाहिए? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो मुझे यही लग रहा है कि फूलन देवी की जो लड़ाई है वो महिला की एक लड़ाई है, एक जाति को तोड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी सवर्ण समाज के खिलाफ नहीं। और सवर्ण समाज को भी सोचना चाहिए कि आप जो हैं, जो जाति के ऊपर इतना प्राइड फील करते हैं, इस जाति ने क्या दिया। सर मैं अपने गांव की बात बताना चाहता हूं। मेरे गांव में एक मल्लाह कम्युनिटी के एक हम लोगों के जानने वाले एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है, हम लोग उनको कहते हैं गेंदा भैया कहते हैं। वो अपने ज़माने के ग्रेजुएट हैं,
अपने ज़माने का ग्रेजुएट की आज से 30 साल और 40 साल पहले गांव में बहुत ज़्यादा स्वर्ण भी आपको ग्रेजुएट नहीं मिलते थे। कभी कभी मेरी वजह से जान पहचाने मेरे दरवाजे पे जब हम आते हैं चाय वो पीते, एक छोटा सा बच्चा, ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा बच्चा उनके लिए जब चाय लेके अंदर से जब आ रहा है तो कह रहा है 1 घटवार चाय ले ली। तो बोले कि मेरा कोई नाम नहीं है क्या मेरा कोई नाम नहीं है क्या? आप मुझे घटवार ही क्यों बोल रहे हो, वो भी आप 10 साल के बच्चे होके, मैं BA तक पढ़ा लिखा हूँ। तो ये भी तो बात जो सवर्ण समाज बार बार कहता है वो देश के बारे में बहुत चिंतित है, उसको भी तो सोचना चाहिए कि 10 साल का सवर्ण समाज का बच्चा कोई 50 साल के ग्रेजुएट व्यक्ति को घटवार कह के पुकारता है, उसकी जातिवादी नाम लेके पुकारता है। ये कहाँ से आया है? इसके लिए क्या फूलन देवी जिम्मेदार हैं? क्या फूलन देवी ने ये घर घर जाके उनके बच्चों को कहा कि आप हमें घटवार बोलिए, आप इंसान हमें क्यों नहीं मान सकते हो? तो मुझे लगता है कि फूलन देवी के बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है ये गलत है। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बातों को पढ़ाया जाना चाहिए। और दुख की बात है कि आज हम उनका 61वां जन्मदिन मना रहे हैं और वो हमारे बीच में नहीं है। वो आज हमारे बीच में होती तो आज सांप्रदायिकता विरोधी लड़ाई में वो आगे होती। आज जातिवादी जो पॉलिसियां बन रही हैं उसके विरोध में होती। एक बात याद रखिए, बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि फूलन जी की राइटिंग में जो मैंने कहा कि वो इटर्नल रेबल हैं, हमेशा लड़ने वाली लड़ाकू हैं। उन्होंने किस किस से नहीं लड़ा? सिर्फ उन्होंने क्या सवर्णों से लड़ा? क्या उन्होंने अपने घर वालों से नहीं लड़ा जिन घर वालों ने उनका तिरस्कार किया? क्या उन्होंने अपने शौहर से नहीं लड़ा? क्या उन्होंने अपने ससुर से नहीं लड़ा जिन लोगों ने उनको घर के अंदर में कैद किया? एक बिहारी नाम का भी व्यक्ति है जो बिहारी के पास बड़ी ज़मीन होती थी और उनके पास बड़ा घर होता था और उनके घर से जब लोग निकलते थे तो बिहारी परेशान करते थे। और मैं जब बिहारी का कैरेक्टर मैं देख रहा था तो मुझे ये बात समझ में आती थी कि किस तरह से सवर्ण जाति के लोग लोअर कास्ट लोगों को अपने घर से गुजरने नहीं देते हैं और उनका शौचालय जाना भी मतलब एक तरह से उसका बायकाट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी का जो एक एंगल है, इसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठा रही और धर्म के ऊपर भी सवाल उठा रही हैं। धर्म के ऊपर क्यों सवाल उठा रही हैं? सुनिए, ये अपने पिताजी से बार बार पूछती हैं वो फूलन जी कि गॉड कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ है? तो छोटे बच्चों का होता है ना सवाल, छोटे बच्चे के तो होते हैं बड़े खतरनाक। तो छोटे बच्चे के सवाल जब खतरनाक होते तो पिताजी क्या कहता है, अरे गॉड कहाँ रहता है, तुम ही बताओ गॉड कहाँ रहता है? गॉड जंगल में रहता है। तो फूलन जी ये सवाल पूछ रही हैं कि उनके समाज में लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनके समाज में लोगों के पास कपड़े नहीं है। खुद फूलन जी के पास एक ही जोड़े कपड़े थे, उनके परिवार में किसी के पास जूते नहीं थे। वो जब किसी के गली से गुजर रही तो उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो ये क्या वजह है कि वही तकलीफ में झेल रही हैं? और मल्लाह कम्युनिटी के लिए क्या भगवान नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं भगवान कुछ कहता है? तो गॉड के ऊपर भी क्वेश्चन कर रही हैं। और ये बात भगत सिंह भी ऐसा ही वो वाई आई एम नॉट एथीस्ट, भगत सिंह ने जो छोटी सी एक पम्फलेट लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भी यही सवाल करेंगे अगर खुदा है तो हम लोग इतने दुनिया धरती में भूखे और बेरोजगार और हमारा शोषण क्यों हो रहा है? तो फूलन जी की राइटिंग में समाज में जहाँ भी असमानता है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया। सिस्टम ने जिस तरह से उनको परेशान किया कि उनसे कहा कि आप सरेंडर करो और हम आपके चार्जेस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर धोखा किया गया, 11 साल जेल डाला गया। और मुलायम सिंह यादव जी का भी हम लोग को आज शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो व्यक्ति जब होम मिनिस्टर होता है वो व्यक्ति फूलन जी के तमाम चार्जेस को ख़त्म करके उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता है। और उनको लगता है कि अगर ऐसी महिला पार्लियामेंट में पहुंचेगी, नीति निर्धारक जगहों पे होगी तो समाज और आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी भी हत्या कर दी जाती है। देखिए जरा कंपैरिजन कीजिए कि एक तरफ बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छुड़ाने के लिए एक सरकार आती है, उसका महिमा मंडन होता है, और एक तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो पिछड़े समाज की महिला को पैदा होते ही जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनको सताया जा रहा है, उनको न्याय देने के लिए उनको जेल से छोड़ने के लिए मुहिम चलाता है। दो लोगों की पॉलिटिक्स कैसे अलग अलग है। इसलिए आज हम लोगों को मुलायम सिंह यादव जी को भी याद करना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे फैसले लिए हैं जो हिस्टोरिक है। और बात तो बहुत है, हमारे साथ
और भी भाई हैं वो लोग और अपनी बातों को आगे रखेंगे। मुझे तो यही लगा कि कम से कम आज यूनिवर्सिटियों को, कॉलेज को आखिरी कंक्लूजन में मैं ही कहूँगा, एक बार फिर से अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि फूलन जी को क्यों आप उनको इस तरह से उनका जो चरित्र है उसका हनन कर रहे हैं, या उनकी कारकर्दगी, उनके योगदान को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से क्यों बाहर हैं। सर, आज तक जितने भी अवार्ड मिले हैं और जितने भी पुरस्कार मिले हैं, अगर आप उसको लिस्ट को देखेंगे तो 90% और 95% उसमें सवर्ण जाति के लोग ही होते हैं। फिर भी इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि अवार्ड को और ये सारी चीज़ों को हमें नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अवार्ड की कुछ गरिमा, कुछ उसका भरम बचाना है तो क्यों नहीं फूलन जी को ही कुछ ना कुछ अवार्ड, कुछ ना कुछ उनको मरने के बाद ही सम्मान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कोई लोग हो सकता है मेरी बातों पे हंसेंगे, क्यों नहीं हम लोग यहाँ से उनके लिए भारत रत्न देने की बात करें और तमाम यूनिवर्सिटियों में उनको पढ़ाया जाए, उनकी बातों को ट्रांसलेट किया जाए। अगर अवार्ड को देना ही है तो किसी सही आदमी को दो, उस आदमी को क्यों देते हो जिसका समाज में कोई रोल ही नहीं है। मुझे लगता है कि फूलन देवी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत थी उसी को आगे बढ़ी हैं, और उससे भी एक कदम आगे जाके उन्होंने न सिर्फ जुल्म सहा है बल्कि जुल्म के खिलाफ रेजिस्टेंस भी किया है और उसकी मिसाल भी छोड़ी है। हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, वंचितों की लड़ाई, वंचितों का साहित्य रोने धोने का नहीं है, बल्कि वो एक संघर्ष का भी साहित्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।